हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ और उसके बाद डिस्कस किया था व्हाट इज़ व्हिटस्टोन नेटवर्क। ये दो चीज़ें हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हिटस्टोन नेटवर्क पे एक न्यूमेरिकल बचा था जहाँ पे हम लोग नल पॉइंट निकाल रहे थे। नल पॉइंट के टाइम पे हम लोग का जो रेशियो था पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ये रेशियो आया था। तो उस टाइप का ही न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखने वाले, उसी पेस के ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखने वाले। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसकी थियोरी, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 1 घंटा 20 मिनट के ऊपर टाइम चला गया था, इसलिए मैंने उसके बाद मैंने डिस्कस नहीं किया आगे वाला पार्ट कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो आज का हम लोग का बेसिक ये मेरे का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जो कि व्हिटस्टोन नेटवर्क के ऊपर बेसिस है, और उसके बाद व्हिटस्टोन नेटवर्क का एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल क्या और उसके एरर्स क्या होते हैं और उसको कैसे मिनिमाइज करना है। तो आज का लेक्चर का एम ये रहेगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज के लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड ना करूँ कि वो 1 घंटे के ऊपर जाएगा, 50 मिनट्स में ही हम लोग ख़त्म करेंगे। और एक चीज़, ये लेक्चर स्पेशली फॉर द विजन द साइंस वाले बच्चों के लिए, तो ये लेक्चर जो है वो मैं पब्लिक नहीं करने वाला हूँ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर है, इसके बाद फटक से और एक लेक्चर शाम को, मतलब लेट नाइट को आ जाएगा। ये शायद से ये 8-9 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा और रात को 12 साढ़े 12 तक दूसरा अपलोड हो जाएगा। तो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी कंप्लीटिंग द पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन वाला पार्ट आज तक, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज का लेक्चर होने के बाद और मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेंगे पोर्शन को ख़त्म करने के लिए। तो कल शाम तक, शायद से कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज का जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको पेज नंबर 217 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन बोला उन्होंने कि what at what value should the variable resistor be set such that a bridge is balanced? If the source voltage is 30 volt, find the value of output voltage across xy when the bridge is balanced. तो ब्रिज कुछ ऐसे है, बराबर है। ब्रिज कुछ ऐसे है, यहाँ पे मीटर ब्रिज है, बाद में यहाँ पे एक मिनट में बराबर से बना देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम। और एक चीज़ हो गई थी कि 12th का रिज़ल्ट लगने की वजह से 12th के बहुत सारे बच्चे थे, वो कॉल कर रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा स्टक हो गया था मैं। तो कोई नहीं, अभी वीडियो लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे आपके। ऐसे कुछ है और यहाँ पे वायर ऐसे जॉइंट है। ये वायर ऐसे कुछ जॉइंट है और यहाँ पे नेमिंग दिया है ए सी डी और यहाँ पे बी। यहाँ पे ईएमएफ है ई, कितना दिया है 30 वोल्ट। यहाँ से करंट हो रहा है आई, बराबर है। यहाँ में करंट जाएगा I1 और यहाँ पे करंट जाएगा I2, और बीच में दो ओपन ओपन वायर दिए, मतलब जहाँ पे वो कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे V आउटपुट बोलूँगा और यहाँ पे X और Y बोलूँगा। अभी इसका जो रेजिस्टेंस दिया वो 300 ओम है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया वो 1.36 किलो ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है नहीं पता, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यू है, और यहाँ पे है 4.4 किलो ओम। अभी मुझे बताओ, उन्होंने पूछा है कि क्यू का रेजिस्टेंस कितना है, ये पूछा गया है, और उन्होंने पूछा है कि वी आउटपुट कितना है, मतलब एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल कितना है। ये दो चीज़ें पूछी। ये मुझे बताओ, यहाँ पे अगर कुछ ये वायर कनेक्टेड नहीं है,
बैलेंस रहता तो इधर से करंट जाता था क्या? नहीं। तो इधर से करंट जा रहा नहीं है, इधर से करंट जा रहा नहीं, मतलब क्या, ये करंट जो यहाँ से आ रहा है वही यहाँ से जाएगा और ये भी I2 रहेगा। सिमिलरली यहाँ से जो I1 करंट जाएगा वो भी यहाँ से जाएगा, वो भी रहेगा I1। अभी मुझे बताओ वापस यहाँ पे आएगा तो I1 प्लस I2, देखो I1 प्लस I2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कहाँ पे? किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से। वैसे किरचॉफ करंट लॉ से यहाँ पे I1 प्लस I2 ऐड होकर वापस I मिल जाएगा अपने को। अभी नेटवर्क बैलेंस है, नेटवर्क बैलेंस रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क अगर बैलेंस रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन नेटवर्क वाला जो अपना बैलेंसिंग वाला कंडीशन है। और एक चीज़ दी है यहाँ पे, नाम दिए है, इसका नाम है P, बराबर है, और आर और एस दोनों में से कोई भी लिया तो भी चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। एस इसको लिया गया है और आर इसको लिया गया है, तो ये P, ये Q, ये R और ये S। अभी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये कैसे आएगा? बैलेंसिंग हो चुका है, बैलेंसिंग हो चुका है तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग, मतलब व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस रहेगा तो P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है? R अपॉन S। P अपॉन Q, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो मुझे चाहिए Q, तो Q का फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू एस अपॉन R। तो Q की वैल्यू जो है, P कितना है? 1.36, K मतलब किलो, मतलब 10⁻³ S कितना है? S कितना है? 4.4 इंटू 10⁻³ अपॉन R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 300। R की वैल्यू कितनी है? 300। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 1.994, सॉरी 19.94 लिख सकते इसको, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ 19.94 इंटू 10⁻³ ओम। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको कि वैल्यू, सॉल्व वाला पार्ट आपको आना चाहिए, यहाँ तक लिखा। तो ये मिल गया मेरे को, Q मिल गया। अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है? मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि XY में रेजिस्टेंस कितना है, XY में रेजिस्टेंस कितना है, ये पूछा गया है। ओके, XY में रेजिस्टेंस निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। XY जो है ये VD और VA से बन रहा है, Y जो है वो VD और VA से बन रहा है, और X जो है वो B और A से बन रहा है। इसका मतलब क्या? अगर मेरे को XY निकालने का रहेगा तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A निकालना पड़ेगा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A निकालना पड़ेगा। मुझे बताओ ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, इधर अगर कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो इधर से करंट नहीं जा रहा, तो ये सेम करंट यहाँ से जा रहा है। जब भी सेम करंट जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वो किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा। रेजिस्टेंस जो रहेगा वो किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा। वैसे देखो यहाँ पे भी सेम करंट जा रहा है, तो अगर सेम करंट जा रहा है तो रेजिस्टेंस किस में रहेगा? सीरीज में रहेगा। अभी मुझे बताओ ये करंट डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये आर्म ADC और आर्म ABC, ये करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये किस में हो गया? पैरेलल में। और पैरेलल में एक चीज़ मुझे पता है कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो EMF होता है वो क्या होता है? सेम होता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम, मतलब कितना होगा? 30 वोल्ट। अभी ध्यान देते हम लोग, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जो अपना करंट कितना हो रहा है, मतलब करंट कितना निकल रहा है। तो मुझे बताओ पहले हम लोग आर्म ADC ले रहे, ADC, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कितना रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा Q का रेजिस्टेंस प्लस S का रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में। तो कितना आएगा ये? Q मुझे निकाला मैंने 1.19.94 इंटू 10⁻³ प्लस S का कितना है? 4.4 इंटू 10⁻³। अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 24.3 24.34 इंटू 10⁻³ या फिर 24340 ओम। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन ADC। इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि ये किस में है? सीरीज में। अभी मुझे बताओ ये होने के बाद मेरे को बताओ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना रहेगा? 30। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना रहेगा? 30, क्योंकि वो किस में? पैरेलल में। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग रहेगा। देखो AD और DC का पोटेंशियल अलग रहेगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल चेंज होता है, करंट क्या रहता है? सेम। ये पता है, ये बेसिक पता है, मेरे को अभी बताने का जरूरत नहीं है। पैरेलल रहेगा, देखो इधर ये वाला
ना के बराबर है, ये वाला ना के बराबर, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ही नहीं है। सेम करंट यहाँ से जा रहा है, सेम करंट यहाँ से जा रहा है, तो ये किस में हो गया, सेम करंट यहाँ से पूरा जा रहा है तो ये सीरीज में हो गया, ये सेम करंट यहाँ से जा रहा है सीरीज में, बट यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो ये किस में हो गया, पूरा पैरेलल में। मतलब एडीसी आर्म और एबीसी आर्म किस में हो गया, पैरेलल में। दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल सेम रहेगा मतलब कितना रहेगा, 30 वोल्ट। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, फॉर्मूला पता है। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एडीसी का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 24340, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 30 इक्वल्स टू I1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 24340 ओम। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 अपॉन 24340 एम्पियर। ये हो गया I1। वैल्यू मत निकालो, मैं बता दो वैल्यू मत निकालो, क्यों, अभी ध्यान दो। ये सीरीज में इसके साथ, ये सीरीज में इसके साथ, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल वेरी होगा, सीरीज में पोटेंशियल वेरी होता है। तो इसके हिसाब से मैं इधर का पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करूंगा, ओम्स लॉ यूज करूंगा। ओम्स लॉ, लॉ अक्रॉस किसका, एडी। ओम्स लॉ अक्रॉस एडी अगर यूज करता तो मुझे बता V इक्वल टू आई इंटू आर। वी मुझे पता नहीं है, V मतलब कौन सा, एडी, एडी के बीच में V, एडी इक्वल टू आई मतलब कितना, I1 इंटू आर मतलब कितना, Q। ये मुझे पता है आई कितनी है, आई की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू कितनी दी है, आई की वैल्यू उन्होंने दी है, I1 की वैल्यू दी है कितनी, 30 अपॉन 24340। तो क्या आएगा, 30 अपॉन 24340 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है रे, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू उन्होंने सॉल्व किया अपन ने, क्यू की वैल्यू कितनी है, जो अपन ने निकाली, एक सेकेंड ना, अपन ने क्यू की वैल्यू निकाली है 19.94 इंटू 10⁻3। तो इसको लिख सकते हैं 19940। अगर ये सॉल्व करेंगे तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी मिलेगा, जो कि रहेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आता है 24.58 वोल्ट, बराबर है। ये पहला आ गया। सिमिलरली सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सेम प्रोसेस ये वाली सेम प्रोसेस यूज करेंगे ये वाले आर्म पे, क्योंकि मेरे को अभी बी ए का भी निकाले, डी ए का नहीं कैसे निकाला ये वाला, वैसे बी ए का भी निकालेंगे। तो कैसे आएगा मेरे को बताओ। सबसे पहले आर्म किसका, ए बी सी का टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, P प्लस आर, P प्लस आर कितना आता है, 1.36 इंटू 10⁻³ प्लस 300। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो आता है 1660 ओम। अभी मुझे बताओ, सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, ओम्स लॉ अक्रॉस एडीसी था, यहाँ पे ओम्स लॉ अक्रॉस क्या आएगा, एबीसी, क्या आएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे वोल्टेज कितना था, 30, वैसे ये भी पैरेलल में है तो वोल्टेज भी कितना रहेगा, 30। तो क्या आएगा, 30 इक्वल टू I2 इंटू आर कितना, 1660। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिवाइड बाय 1660। क्लियर है। अभी मुझे बताओ, हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे किसके लिए, ओम्स लॉ यूज करेंगे अक्रॉस ए बी। जैसे एडी का निकाला अपन ने, वैसे अक्रॉस ए बी निकालेंगे। तो ओम्स लॉ अक्रॉस ए बी अगर निकालते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करूँ बोलने, ये पूरा कॉपी कर लो, मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट रफ कर दो, इधर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले ये वाला पार्ट कॉपी कर लो फटाफट फटाफट, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, इधर तो सबको समझ में आ गया। पहले बैलेंसिंग करके मैंने आर की क्यू की वैल्यू निकाली, ये पहला क्वेश्चन था। बाद में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई निकालना था। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की है मैंने, एक सेकेंड क्यू की वैल्यू पुट के, क्यू की वैल्यू कहाँ पे गई, एक सेकेंड, पी की वैल्यू पुट के यहाँ पे, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट गई मैंने, यहाँ पे पुट गई। ओके, हो गया ये वाला पार्ट। तो बैलेंसिंग रिज वाला पार्ट हो गया रहेगा। अभी मैं आगे वाले पार्ट पे जाता हूँ कि जहाँ पे हम लोगों को ओम्स लॉ यूज़ करना है। कहाँ पे, ओम्स लॉ अक्रॉस किसका, ए बी। क्या आएगा, वी ए बी इक्वल्स टू I2, करंट कौन सा फ्लो है, I2, रेजिस्टेंस कितना है, P। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा वी ए बी इक्वल्स टू I2 की वैल्यू कितनी है, एम्पियर में कितनी है, 30 अपॉन 1660
पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू कितनी है 1.36 इंटू 10⁻³ ये अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 24.58 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी आती है 24.58 वोल्ट। अभी मुझे बताओ अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या निकालना है, एक्स वाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई निकालना है। तो देखो वाई जो पोटेंशियल बनता है वो डी ए से बनता है और एक्स का जो पोटेंशियल बनता है वो बी ए से बनता है, बराबर है। तो अगर बी ए से एक्स का पोटेंशियल बन रहा है, देखो ना एक्स का जो एक एंड है वो बी और ए से कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल यहां से आएगा वो इधर ही आएगा। ए का और डी का पोटेंशियल क्या बना देता है, वाई का पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या, मैं डिफरेंस लेना है एक्स और वाई का, वैसे मैं क्या करूंगा वी ए बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा वी ए डी के साथ। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है ए मेरे को पता है वी ए बी मतलब होता है, वी ए बी मतलब होता है वी बी माइनस वी ए, वी ए बी होता है वी बी माइनस वी ए, बराबर है। और वी ए डी होता है वी डी माइनस वी ए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो अंदर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट क्या किया वी बी माइनस वी डी। ए वी बी को कनेक्टेड कौन है, एक्स, वी बी को कनेक्टेड कौन है एक्स, और वी डी को कनेक्टेड क्या है वी वाई, मतलब वी बी माइनस वी डी क्या देगा एक्स वाई। क्लियर है, मैं देखो यहाँ पे किया है, देखो वी ए बी को लिखूंगा वी बी माइनस वी ए, बराबर है। वी ए डी को लिखूंगा वी डी माइनस वी ए था, ब्रैकेट में था तो माइनस अंदर रहेगा प्लस हुआ। ए वी बी कितना है, वी बी मतलब क्या, वी ए बी कितना है, वी ए बी दिया है 24.58, वैसे ही वी ए डी कितना है 24.5, दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0 वोल्ट, दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0 वोल्ट। क्लियर है आपको। देखो करंट यहाँ से ड्रॉ नहीं हो रहा है, मतलब पोटेंशियल कितना होता है, देखो पोटेंशियल जब भी जीरो होता है तभी करंट करंट ड्रॉ नहीं होता, बराबर है ना। पोटेंशियल जब भी जीरो होता है तभी करंट ड्रॉ नहीं होता। तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया। न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया पहले बता दो। पहले व्हिटस्टन ब्रिज को बैलेंस वाला पार्ट कंडीशन कंसिडर करके P अपॉन क्यू टू R अपॉन S यूज़ किया और उसमें से मेरे को मिल गया Q। उसके बाद मेरे को पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स और वाई पूछा है। एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के पहले मेरे को डी और ए का निकालना पड़ेगा और बी और ए का निकालना पड़ेगा, फिर बाद में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला फॉर्मूला। तो उसके पहले क्या किया मैंने, पहले करंट निकालना पड़ेगा, तो ओम्स लॉ यूज़ करके मेरे को इधर का पोटेंशियल मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ का और यहाँ का रेजिस्टेंस को ऐड किया, देखो क्यू और एस को, तो मुझे मिला टोटल रेजिस्टेंस। अभी मुझे बताओ ये दोनों सीरीज में है बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल में, और दोनों कनेक्ट किया है ईएमएफ कितने से 30 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी सी और ए बी सी कितना रहेगा 30 वोल्ट। इसलिए V इक्वल टू आई इंटू आर में V कितना लिखा 30 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो रहा है I1, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल Q प्लस R 2430 लिखा, I1 मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, I1 इधर से भी फ्लो रहा है इधर से भी फ्लो रहा है, तो मुझे पता है Q का वैल्यू मैंने निकाला था। अभी Q का वैल्यू कितना आया था 19.940, मतलब 19940 ओम आया था। तो मुझे ओम्स लॉ यहाँ पे यूज़ किया, क्या किया वी ए डी इक्वल टू I1 इंटू क्यू यूज़ किया, सॉल्व किया, वी ए डी मिल गया। सिमिलरली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अभी ए बी सी के पास जाएंगे। ए बी सी का ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस मिल गया V इक्वल्स टू आई इंटू आर, बराबर है आई कितना है I2, बट ये किसके साथ कनेक्ट किया है 30 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया, मतलब ये पैरेलल में था, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जो ADC का था वही किसका था ABC का था, तो वो यूज़ किया, I2 मिल गया, बराबर है। वापस ओम लॉ यूज़ किया AB के बीच में, मिल गया VAB मिल गया। VAB के बाद क्या किया एक्स वाई का फॉर्मूला क्या आ गया VAB माइनस VAD। क्लियर है यहाँ तक सबको। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा उसके ऊपर जाते हैं, तो जो कि रहेगा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टन ब्रिज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर है, ऐसे में पकड़ के चलता हूँ और नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ जो कि रहेगा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टन ब्रिज। क्लियर है, एकदम ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल आएगा तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल आएगा। थोड़ा टफ लेवल का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें पूछेंगे क्या, उसमें पूछेंगे ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो अपना फंडा सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस, जो कि व्हीटस्टन ब्रिज का बैलेंस वाले कंडीशन से निकाला। उसके बाद सेकेंड वाला फंडा जो होना चाहिए वो क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या निकालेंगे AD और BA निकालेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, सीरीज में है इसलिए, और उसके बाद वहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। उसका इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा 30 वोल्ट। क्लियर है, ये वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ।
ये था क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9.4 था, पेज नंबर 217 पे। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज़ किया था? अरे व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया था हम लोग ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन क्या थी कि बैलेंसिंग होना चाहिए था, और बैलेंसिंग जब भी होगा तभी क्या होगा, जो बीच में का जो गैल्वेनोमीटर रहेगा उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर करंट फ्लो जीरो आएगा तो उसमें हम लोग ने जब ओम्स क्रिचॉफ करंट लॉ और क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, तभी एक बैलेंसिंग कंडीशन आई थी जहाँ पे P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस वाली कंडीशन आई थी। क्लियर है? यहाँ तक अपना हो गया था। इसके बाद हम लोग ने एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ेंगे, वो था एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज़ करते? तो व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, बट नॉर्मली हम लोग यूज़ करते उसको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करेंगे। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। In all cases, in all cases, Wheatstone bridge is used to determine some unknown resistance. In all cases, Wheatstone bridge is used to determine unknown resistance, used to determine unknown resistance. An application of Wheatstone bridge in the form of meter bridge, in the form of meter bridge is given as follows, is given as follows. ध्यान दो, अभी सुनो। यहाँ पे मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, थियोरी वाला पार्ट डिक्टेट नहीं करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा जो भी रहेगा वो एक्सप्लेनेशन पूरा करूँगा। आपको क्या करना है, मीटर ब्रिज का जो थियोरी रहेगा वो एज इट इज़ आप टेक्स्ट बुक में से कॉपी कर सकते हो, डिट्टो वही वही चीज़ है, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। एज इट इज़ आपको कॉपी करना है मीटर ब्रिज का थियोरी। मीटर ब्रिज का थियोरी मैं एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करूँगा पूरा, बट आपको थियोरी लिखना है खुद से। समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अभी मीटर ब्रिज में क्या होगा, मीटर ब्रिज में ना एक वायर रहेगा, वो 1 मीटर के बराबर रहेगी, 1 मीटर के लेंथ की बराबर रहेगी। और हम लोग क्या करेंगे, एक वुडन वुडन एक सरफेस रहेगा, वहाँ पे एक मीटर स्केल अटैच किया रहेगा। मीटर स्केल मतलब क्या, उसमें रीडिंग रहेगा एक 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसा रीडिंग रहेगा। तो कुछ डायग्राम ऐसे दिखेगी कि यहाँ पे एक मीटर स्केल अटैच किया है, मीटर स्केल अटैच किया है इसे, समझो ये मीटर स्केल है। क्लियर है? और उसको पैरेलल एक वायर अटैच किया है यहाँ पे, उसको पैरेलल एक वायर अटैच किया। और ये एक्सपेरिमेंट आपको कॉलेज में रहेगा। तो आप अभी के लिए ये एग्ज़ाम इसको मतलब एज्यूम करो, ये आपको एज इट इज़ आपको कॉलेज में रहेगा। अभी यहाँ पे एक एल शेप स्ट्रिप रहेगी, सिमिलरली यहाँ पे भी रहेगी। ओके, ये पॉइंट ए लिया मैंने, ये पॉइंट बी लिया, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट। अभी उसके बाद आगे का जो पार्ट रहेगा, मतलब सपोज एक सेकेंड है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, मैंने यहाँ तक रहेगा। बीच में एक सेंट्रल स्ट्रिप रहेगी, मेटल स्ट्रिप। यहाँ पे इसको बोलेंगे लेफ्ट गैप और इसको बोलेंगे राइट गैप। राइट गैप में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे, और लेफ्ट गैप में हम लोग यूज़ करेंगे अननोन रेजिस्टेंस एक्स, जिसका रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, वो अननोन रेजिस्टेंस रहेगा एक्स। अभी ये जो पॉइंट रहेगा इसको बोलेंगे सेंट्रल स्ट्रिप, ये रहेगी लेफ्ट स्ट्रिप एल शेप, और ये रहेगी राइट मेटालिक स्ट्रिप जो कि एल शेप्ड रहेगी। अभी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे वायर, उसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, और बाद में रहेगा एक जॉकी।
जॉकी मतलब क्या होता है? जॉकी मतलब सपोज मैं ऐसे वायर लेता हूँ, तो अभी देखो कनेक्शन यहाँ पे, यहाँ से वायर आएगी, तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर जॉकी को कनेक्ट किया, तो जॉकी क्या करेगा उनमें, ये वायर के बीच में और सर्किट को कंप्लीट करेगा। देखो अगर ये जॉकी नहीं रहता तो ये ऐसे करंट फ्लो होता। क्लियर है? बट जॉकी होने की वजह से ये यहाँ से, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको अगर बता दो, डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान दो। मुझे बताओ ये x के पास अननोन रेजिस्टेंस है, r के पास अननोन रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वायर है, ये वायर के लेंथ के पास, वायर के पास खुद का एक अननोन रेजिस्टेंस रहता है। तो मैं अगर बात करूंगा तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, देखो। और बाद में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे ऐसे, तो ये देखो ये बनता है, ये बनता है मेरा x, ये बनता है मेरा r, ये बनता है मेरा c, ये बनेगा मेरा a, ये बनेगा मेरा b। उसके बाद ये जो पॉइंट रहेगा, इसको, ये जॉकी का पॉइंट है, तो ये वाला जो रहेगा वो रहेगा वायर का रेजिस्टेंस, बट लेफ्ट वाले वायर का रेजिस्टेंस, तो मैं बोलूँगा इसको एल एक्स रेजिस्टेंस। और ये रहेगा आर एल, आर के ऊपर का रेजिस्टेंस, मतलब ये वायर का रेजिस्टेंस इधर डाल दिया, ये वायर का रेजिस्टेंस इधर, तो ये मीटर ब्रिज बन गया। क्लियर है क्या? तो ये जो गैल्वेनोमीटर का बीच में कनेक्शन किया था हम लोगों ने, क्या किया था, हम लोगों ने सी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था। तो वो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जॉकी कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया। तो ये सेम व्हिटस्टन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, सेम डिट्टो दिखता है। क्लियर है क्या? ध्यान दो अभी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या रहेगा, मीटर ब्रिज के पास एक वायर रहेगी और उसके पैरेलल एक मीटर स्केल रहेगी। उसके बाद दो मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी जो कि एल शेप रहेगी, और दो मेटेलिक स्ट्रिप के एंड पे कनेक्ट की गई वायर। दो मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में एक सेंट्रल मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी जो कि दो गैप्स में कन्वर्ट कर रही है, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। लेफ्ट गैप में जो मेरा रहेगा वो रहेगा अननोन रेजिस्टेंस एक्स, राइट गैप में जो रहेगा मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। सी पॉइंट पे एक वायर अटैच किया रहेगा जो कि गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा, और गैल्वेनोमीटर कहाँ पे जाएगा, कनेक्ट करेगा जॉकी के पास। क्लियर है? एक काम करते हैं, अपन लिख ही लेते हैं, अपन इसको ये नहीं करेंगे, अपन लिख लेते हैं। तो लिखो, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज़ 1 मीटर इन लेंथ, विच इज़ 1 मीटर इन लेंथ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये इसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, इधर लिख दो रेजिस्टेंस बॉक्स। 1 मीटर लेंथ, stretch on a meter scale which is fixed on a wooden table, stretch on a meter scale which is fixed on a wooden table। अभी ये ए पॉइंट रहेगा, करंट तो देना पड़ेगा, तो ये पॉइंट, ए पॉइंट जो कनेक्ट करेंगे वो किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी। यहाँ पे रहेगा की, और यहाँ पे रहेगा रियोस्टेट। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आएगा। ओके, हो गया। वुडन टेबल, द एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड बिलो टू एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप। द एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड बिलो, बिलो मतलब नीचे के साइड में, टू एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप। अ सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप सेपरेट टू एल शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप लिविंग टू गैप्स। अ सेंट्रल मेटेलिक स्ट्रिप separates two L-shaped metallic strips leaving two central gaps। two gaps लिखो, central नहीं, two gaps, left gap and right gap, left gap and right gap लिखो। usually an unknown resistance is placed in a left gap and resistance box is connected at the right gap। One terminal of the galvanometer is connected to the terminal C on the central strip। One end of the galvanometer is connected to the terminal C of the central strip while the other terminal of the galvanometer carries a jockey। तो इसका नाम क्या रहेगा, जॉकी। जे, जॉकी मतलब एक ऐसे पेन जैसी रहेगा, बीच में एक ऐसा ऐसे शब्द रहेगा, ऐसे शेप रहेगा, तो इसमें वायर जा सकती है ऐसे, और ये जॉकी ऐसे रहता है, कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखोगे, आप प्रैक्टिकली में जब देखोगे तभी पता चलेगा। अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे रियोशेट RH नाम रहेगा, मैं नाम क्यों बोल रहा हूँ यार, की, और ये EMF E रहेगा। ओके, कहाँ तक बोला कि
one terminal of the galvanometer is connected to the terminal C of the central strip, and another end is connected to the of the galvanometer carries a jockey J. Jockey J. Temporary contact with wire AB can be established with the help of jockey. मतलब jockey से हम लोग क्या करते हैं, इसका contact बना सकते हैं. A cell of EMF E with a key and a rheostat. A cell of EMF E with a key and a rheostat is connected across A and B. Is connected across A and B. Okay, आगे लिखो. A suitable resistance R is selected from the resistance box. ओके, ध्यान दो हम लोग क्या करने वाले. ये हो गया एप्लीकेशन वाला पार्ट. अभी हम लोग क्या करने वाले, सुनो. इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस ऐड किया, कुछ सूटेबल रेजिस्टेंस ऐड किया. यहाँ पे मुझे पता नहीं कितना रेजिस्टेंस है, कुछ भी अननोन रेजिस्टेंस हो सकता है, मुझे पता नहीं उसका. जॉकी कनेक्टेड किया है गैल्वेमीटर से, और गैल्वेमीटर का एक एंड कनेक्ट किया है सी से. अभी ध्यान दो, ये वायर है, यहाँ पे इधर एक वायर है और इतना एक पार्ट है. तो मैं एक पॉइंट पे रीच करूंगा जॉकी पे, जहाँ पे मेरा गैल्वेमीटर नल पॉइंट दिखाएगा. नल पॉइंट जब भी दिखाता है, मुझे बताओ, नल पॉइंट जब भी दिखाता है तभी कंडीशन क्या होता है कि जो भी रेशियो में रहेगा, जो मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा. मतलब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. मेरे को बताओ, लेंथ ऑफ अ वायर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या है, R का फॉर्मूला रो L अपॉन A. मैंने क्या बोला है कि ये वायर है ना, वायर पूरा का पूरा वायर यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म है मतलब रेजिस्टिविटी सब जगह पे सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. मतलब अगर मैं लेंथ इतना कंसिडर करूंगा तो उसका रेजिस्टेंस उसको क्या रहेगा, उसको रहेगा प्रोपोर्शनल. मतलब ये अगर सेम रहेगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ. क्लियर है. तो अगर इस फंडे के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, लेंथ. अभी मुझे बताओ कि हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तभी एक पॉइंट रीच करेगा जहां पे मेरा जो गैल्वेनोमीटर रहेगा वो नल पॉइंट दिखाएगा. मतलब क्या, नल पॉइंट जब भी दिखाता है तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होता है क्या, नहीं. तो ये जो रहेगा, इधर का जो लेंथ रहेगा उसको बोलूंगा LX, और इधर का जो लेंथ रहेगा उसको बोलूंगा LR. मतलब जो X के पैरेलल जो लेंथ है उसको LX बोलूंगा, R के पैरेलल जो लेंथ है उसको बोलूंगा LR. अभी मुझे बताओ, अगर ये बैलेंस करता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा. अगर ये पॉइंट D रहेगा तो इसके बीच में का रेजिस्टेंस रहेगा RAD. क्या रहेगा, RAD. इसके बीच में का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो RAD, और इसके बीच में का जो रेजिस्टेंस रहेगा RDB. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाला, तो ये डायग्राम अभी ऐसे बनेगी. कुछ याद है क्या, ये वाला डायग्राम निकाला ऐसे कुछ था. ये बाकी का जाने दो. यहाँ पे क्या है, X, यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे RAD, और यहाँ पे RDB, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये C और ये D. क्लियर. देखो वही बन रहा है, A C B और ये D, और ये X, ये R, ये RAD, ये RDB. क्लियर है. इसके हिसाब से क्या था, ये X अपॉन R इक्वल टू RAD अपॉन, और बीच में गैल्वेमीटर तो था ही अपना, बराबर है क्या, यहाँ पे गैल्वेमीटर था. तो अगर इसके हिसाब से मैं जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या था, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नल पॉइंट दिखा, मतलब गैल्वेमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो जॉकी जहाँ पे कनेक्ट किया उसको बोलूंगा मैं बॉल बैलेंसिंग पॉइंट. क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंसिंग पॉइंट. और इसके हिसाब से X अपॉन R इक्वल टू क्या आएगा, RAD इक्वल अपॉन RDB. क्लियर है क्या. तो मैं डिक्टेट करता हूँ आगे क्या करना है. तो लिखो, अ सुटेबल रेजिस्टेंस R इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. अ सुटेबल रेजिस्टेंस R इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. द जॉकी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वायर AB एट वेरियस पॉइंट. अ जॉकी इज ब्रॉट. अभी मेरे को बताओ, ये जॉकी इधर जाएगा तो LX बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो LX बढ़ेगा, LR कम होगा. मतलब क्या है, LX बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ. क्लियर है क्या. तो हमेशा ये याद रखो, लेंथ और रेजिस्टेंस का मतलब समझो. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जॉकी घुमा रहे हैं हम लोग, मतलब क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, और ऐसे पॉइंट पे रीच कर रहे हैं जहाँ पे मेरा जो गैल्वेमीटर रहेगा वो नल पॉइंट दिखाएगा. नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मतलब क्या, वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है क्या, नहीं. अगर करंट नहीं पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो जो भी
जो भी मेरा विटस्टन ब्रिज है वो बैलेंस विटस्टन ब्रिज है। तो यहाँ पे लिखो अ सुटेबल रेशंस आर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेशंस बॉक्स, अ जॉकी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ वायर ए बी एट वेरियस पॉइंट्स on the wire AB and a balance point or a null point at D and a balance point or null point at D is obtained, the galvanometer will show no deflection. The galvanometer will show no deflection. Point D is called as balance point. Bracket में लिखो a balance point is a point where when the jockey is placed at this point. A balance point is a point when the jockey is placed at this point. Galvanometer will show zero deflection या फिर no deflection. Galvanometer will show no deflection, that is no current will pass through galvanometer. No current will pass through galvanometer. हो गया, लिखो आगे. Let the respective length of the wire between A and D, let the respective length between the wire A and D be LX and D and B be LR, D and B be LR. By using balancing condition for Wheatstone bridge, we get x upon r equals to rad upon rdb, x upon r equals to rad upon rdb. ये मुझे बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, वायर यूनिफॉर्म है, तो वायर यूनिफॉर्म रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट, मटेरियल सेम है, एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है. तो मुझे बताओ अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ आर का, तो आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए. तो अगर आर डी बी आर ए डी का फॉर्मूला, तो आर ए डी का फॉर्मूला क्या आएगा, आर ए डी का रो एल ए डी अपॉन ए डी. ए मुझे बताओ रो तो सेम है, एल ए डी कितना है, एल ए से लेकर डी तक कितना है, एल एक्स अपॉन एरिया कितना है ए. वैसी आर डी बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, रो डी बी तक लेंथ कितना है, एल आर अपॉन कितना रहेगा एरिया ए. ये इक्वेशन को 1 ले दूंगा, इसको सेकेंड दे दूंगा और इसको थर्ड दे दूंगा. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा देखो, एक्स अपॉन आर इक्वल टू आर ए डी की जगह पे क्या आएगा, रो एल एक्स अपॉन ए बराबर है, अपॉन आर डी बी की जगह पे आएगा रो एल आर अपॉन ए कैंसिल, रो कैंसिल बराबर है. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर. मुझे एल एक्स की वैल्यू पता रहेगी तो एल आर भी पता चलेगा, क्यों, एल एक्स की वैल्यू पता चलेगी तो एल आर भी पता चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं 100 सेंटीमीटर की लेंथ लेता हूँ तो अगर एल एक्स रहेगा तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 100 माइनस एल एक्स. क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है, 100 माइनस एल एक्स. तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं, एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स. क्लियर है पक्का सबको. तो लिखो आगे, लिखो एल आर लिखा, वो कंडीशन लिखा, ये वाला कंडीशन लिख दिया, इक्वेशन 1 लिखो, वेर आर ए डी एंड आर डी बी आर द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ parts AD and DB of the wire, also called as resistance of the wire, where RAD and RDB are the resistance of the part AD and DB of the wire, which is also called as resistance of the wire. If L is the length of the wire, rho is the specific resistance and A is the area of cross section. If L is the length of the wire, rho is the specific resistance and specific resistivity या रेजिस्टिविटी लिख दो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखो, दोनों का मतलब सेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड ए इज द एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. देन आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. सिमिलरली आर ए डी इक्वल्स टू रो एल ए डी अपॉन ए डी. लेंथ ए डी के बीच में है एल एक्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए, तो फॉर्मूला बनेगा रो एल एक्स अपॉन ए, इक्वेशन सेकेंड. सिमिलरली आर डी बी का फॉर्मूला है रो एल आर अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्शन ए, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये पूरा कॉपी कर लो, ये पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक पूरा. अभी मुझे बताओ अननोन रेजिस्टेंस कितना है, एक्स,
अननोन रेजिस्टेंस अगर x रहेगा तो मुझे फॉर्मूला पता है Lx/Lr इंटू आर। Lx पता है, Lr पता है, तो R भी पता है, तो x मिल जाएगा। या फिर x इक्वल टू Lx/100 माइनस Lx इंटू आर। क्लियर है? कॉपी कर लो। उसके बाद लिखो नोइंग द वैल्यू ऑफ R, Lx एंड Lr, knowing the value of R, Lx and Lr, we can find out the value of x, that is unknown resistance, क्लियर है? पक्का? सेंट्रल स्ट्रिप है, दो एल स्टेप स्ट्रिप है, एक वायर है, मीटर ब्रिज कनेक्ट किया है, ए बी के बीच में मैंने सेल कनेक्ट किया है, की कनेक्ट किया है, रियोस्टेट कनेक्ट किया है। सेंट्रल गैप और लेफ्ट स्ट्रिप के बीच में जो गैप है उसको लेफ्ट गैप बोलते हैं, उसके बीच में जो गैप है वो लेफ्ट गैप बोलते हैं। वैसे ही बाजू वाला जो गैप आएगा वो क्या रहेगा? राइट गैप। लेफ्ट गैप में हम लोग कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस एक्स, राइट गैप में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी सेंट्रल गैप का एक टर्मिनल गैलोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट किया है पॉइंट सी से, जो सेंट्रल गैप का एक टर्मिनल है, और गैलोमीटर का दूसरा एंड कनेक्ट किया है जॉकी से। जॉकी हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पॉइंट पे टैप करके हम लोग बैलेंस पॉइंट निकाल सकते हैं। अभी एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐड कर दिया और जॉकी को टैप कर देंगे। जॉकी को टैप कर देंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले इधर डायग्राम बनाया था, आप पीछे रिवाइंड करो, डायग्राम बराबर से एक नोट के लिए कॉपी करो, आपको याद रहेगा हमेशा। तो आपको क्या करना है? रिवाइंड करो, डायग्राम जो मैंने इधर बनाया था व्हिटस्टोन नेटवर्क का, वो डायग्राम कॉपी कर लो नोट की तरह। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो अपना रेजिस्टेंस रहता है, बैलेंसिंग कभी होगा, ये रेशियो कभी आएगा? जब नल पॉइंट आएगा। नल पॉइंट का पार्ट लिखा ये वायर का रेजिस्टेंस है एल एक्स के, वायर के वजह का रेजिस्टेंस है आर ए डी, और एल आर की वजह से जो वायर का रेजिस्टेंस है वो डी बी है। और डी मेरा पॉइंट क्या है? नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट रहेगा? जहाँ पे गैलोमीटर क्या दिखाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब ये लिख दिया, आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, वो पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, आंसर मिल गया। क्लियर है क्या? पक्का? यहाँ तक हो गया। हम लोग न्यूमेरिकल पे जंप मारते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो न्यूमेरिकल पे जंप मारेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, मतलब थियोरी कैसे सॉल्व करनी है। तो न्यूमेरिकल पे जंप मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 9.5। अभी आपको टेक्स्ट बुक में ना पीछे अनसॉल्व एग्जाम्पल में एक भी क्वेश्चन नहीं है व्हिटस्टन ब्रिज का और मीटर ब्रिज का। तो ये इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया है आपका। तो फिर मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन लेता हूँ, और आपको मैं मेरी तरफ से, मेरे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से मैं क्वेश्चन दे दूंगा जहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो वही करेंगे हम लोग जो इसके पहले पैटर्न यूज़ कर रहे थे ऑसिलेशन के लिए और रोटेशनल डायनेमिक्स के लिए, कि जो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरह। तो आपको टेक्स्ट बुक में व्हिटस्टन नेटवर्क और मीटर ब्रिज पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला है? टू रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस टू गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज। मतलब दो गैप में, एक लेफ्ट गैप में 2 ओम कनेक्ट किया, तो राइट गैप में क्या कनेक्ट किया है? 3 ओम कनेक्ट किया है। अभी अगर मैं डायग्राम, अगर शॉर्टकट में डायग्राम निकालता हूँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं शॉर्टकट में अगर डायग्राम निकालना चाहता हूँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे मेरा लेफ़्ट गैप है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे मेरा सेंट्रल गैप है, यहाँ पे मेरा राइट गैप है, और यहाँ पे मेरा वायर है, और यहाँ पे मेरा मीटर ब्रिज। क्लियर है? ये मीटर ब्रिज। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया ईएमएफ, यहाँ पे कनेक्ट किया की, और यहाँ पे कनेक्ट किया रियोस्टेट। अभी उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 ओम कनेक्ट किया है और यहाँ पे 3 ओम कनेक्ट किया, यहाँ पे 3 ओम कनेक्ट किया, यहाँ पे गैलोमीटर रहेगा और यहाँ पे जॉकी रहेगा। ये तो हो चुका है, ये डायग्राम बेसिक डायग्राम बना के दिख रहा हूँ मैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि टू रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस टू गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर उन्होंने दे दिया है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल when the bridge is balanced and the specific resistance of the material of the wire, मतलब रो पूछा है, करंट पूछा है, given that the resistance of the wire is 1.49 ohm and diameter is 0.12 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दिया है उन्होंने 1.49, और उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है 0.12 सेंटीमीटर। मतलब ये आएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये आएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो रेडियस कितना आएगा?
6 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके अभी मुझे बताओ गैलोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ए वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस R1 है, बराबर है। गैलोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो मुझे बताओ ये और ये किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, मतलब ये 2 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अभी मुझे बताओ सपोज मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे गैलोमीटर है, यहाँ पे, और ये वायर है, इसको बोलते हैं RAB, इसको बोलते हैं RAD, यहाँ पे बोलते हैं X और यहाँ पे बोलते हैं R। अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, तो ये सीरीज में हो जाएगा और ये सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी ध्यान दो, अभी उन्होंने क्या पूछा है, और कुछ उन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया है, बस इतनी ही बात की क्या। ओके एक मिनट मेरे को देखने दो, उन्होंने और कुछ दिया क्या। हाँ उन्होंने बैटरी का ईएमएफ दिया है, बैटरी का ईएमएफ 2 वोल्ट दिया, डायग्राम में दिया है, डायग्राम में बैटरी का वोल्ट 2 वोल्ट दिया है ईएमएफ। अभी ध्यान दो, ये दोनों सीरीज में और ये किस में, पैरेलल में, 2 और 3 ओम के पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज पहले निकालेंगे, कितना आएगा, 2 + 3 कितना आएगा, ये 2 + 3 अगर ये सॉल्व करूँगा तो आएगा 5 ओम। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का रहेगा RT, तो रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये किस में रहेगा, देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, ये किस में रहेगा, पैरेलल, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो RT 1/RT लिखूंगा, 1/RS प्लस 1/RW रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया, जो कि कितना दिए, 1.59 दिए कुछ। एक मिनट क्वेश्चन चेक करूँ एक्चुअली क्या हो रहा है, क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है, ओके। जो दिया हुआ है कितना रेजिस्टेंस दिया है, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया 1.49 दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये सीरीज में और ये इसको पैरेलल में वायर, ओके। तो RT का फॉर्मूला क्या रहेगा, RT का फॉर्मूला रहेगा RS × RW/RS + RW। अगर इसको उल्टा करता हो तो मुझे बताओ, अगर ये सॉल्व करूंगा तो RS कितना है 5, RW कितना है 1.49/1.49 + 5। ये सॉल्व करता हूँ तो ये रहता है 1.15 ओम, 1.15 ओम आ गया। अभी मुझे बताओ करंट क्या रहेगा, करंट अगर निकालने का रहेगा मुझे तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस से करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1.15, तो उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, V = I × R। तो V = I × R अगर लेता हूँ तो I = V/R, R कौन सा, टोटल वाला। अभी इसको दोनों को रिप्लेस करके मैं एक अकेला रेजिस्टेंस लिखा, टोटल रेजिस्टेंस। तो V कितना है 2 वोल्ट, क्योंकि ये 2 वोल्ट पूरा करंट को ड्रैग कर रहा है। तो मुझे बताओ 2 वोल्ट अपॉन 1.15 अगर सॉल्व करूंगा याते 1.74 एम्पियर, ये करंट आ गया, ओके। इसके बाद हम लोग को पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी निकालने का रहेगा। तो रो का फॉर्मूला क्या आता है, रो का फॉर्मूला पहले तो R का फॉर्मूला पता है अपने को, R का फॉर्मूला है ρL/A। मैं लिखता हूँ पहले R का फॉर्मूला ρL/A। मुझे बताओ तो रो का फॉर्मूला क्या रहेगा, RA/L। ये मुझे बताओ ये R किसका रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी किसका पूछा है, वायर का, तो रेजिस्टेंस भी किसका रहेगा, वायर का। समझ में आ रहा है क्या, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पूछा है तो R जो रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो किसका रहेगा, वायर का रहेगा। वायर का रेजिस्टेंस कितना है रे, वायर का रेजिस्टेंस है 1.49 इंटू एरिया जो होता है, एरिया होता है क्रॉस सेक्शन πr² और लेंथ L, ओके। लेंथ L सुनो, अभी यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। ये मीटर ब्रिज की बात करो तो एक चीज़ याद रखो कि मीटर ब्रिज में लेंथ कितना होता है 1 मीटर, तो लेंथ L कितना रहेगा 1 मीटर। अगर ये सॉल्व करूंगा तो रो का फॉर्मूला क्या रहेगा 1.49 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी है, आर की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, मतलब आएगा 36 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1। सॉल्व करूंगा रो का फॉर्मूला, ये मुझे तो रो का यूनिट क्या आएगा, ये ओम है, ये मीटर स्क्वायर है और ये किस में मीटर में, तो आंसर रहेगा ओम मीटर, ये -8 या। ये सॉल्व करो, जो भी आंसर फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका 1.68 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूँ। दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए दो गैप में 2 ओम और 3 ओम, और गैलोमीटर कनेक्ट किया और बाद में मीटर ब्रिज है। तो मैं मीटर ब्रिज का
गैलोमीटर का एक पार्ट जॉकी को अंदर किया, दूसरा पार्ट किया है सेंट्रल स्ट्रिप को। और बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो मुझे पूछा है कि ये लोग ने ये पूछा है कि करंट थ्रू दी सर्किट कितना फ्लो हो रहा है, ये पूछा है। और सेकेंड चीज़ पूछी कि ये स्पेसिफिक रेशियो ऑफ वायर। तो दो चीज़ें दी है, वायर का खुद का रेजिस्टेंस दिया है ये वायर का, और 2 ओम और 3 ओम। बैलेंस पॉइंट पूछ रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। यहाँ से अगर करंट नहीं फ्लो होगा इसका मतलब क्या है, ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज़ में है, और ये सीरीज़ वाला पार्ट वायर के साथ किस में है, पैरेलल में। तो वायर और सीरीज़ वाला पार्ट, सीरीज़ वाला 2 + 3 5, और ये किस में, पैरेलल में। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसमें। अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट ड्रॉ करेगा, बट उसको कौन साथ देगा, ईएमएफ 2 वोल्ट। तो ईएमएफ 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना कम अक्रॉस कर रहा है, 1.15 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा, 1.74। अभी मुझे पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, तो रो का फॉर्मूला रहेगा आर ए अपॉन एल। आर जो रहेगा वो किसका, रेजिस्टिविटी किसका निकाल रहे हैं, रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं वायर का, तो रेजिस्टेंस भी किसका रहेगा, वायर का, इसलिए हम लोगों ने लिखा 1.49 ओम रेजिस्टेंस ऑफ वायर। मैं इधर लिखता हूँ, ये आर जो है वो किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कन्फ्यूजन नहीं होगा मतलब। लिख दिया पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज में लेंथ कितना होता है, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर निकाला, पुट किया, सॉल्व किया, आंसर फाइनल आ गया। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर ये वाला पार्ट। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म करते, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हेडिंग डाल दो, सोर्सेस ऑफ एरर, सोर्सेस ऑफ एरर फॉर अ मीटर ब्रिज, सोर्सेस ऑफ एरर फॉर अ मीटर ब्रिज। हम लोग एरर देखेंगे, उसको मिनिमाइज करने की टेक्निक्स देखेंगे, और बाद में एप्लीकेशन। फटाफट 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं ये पार्ट। तो एरर क्या रहेगा, एरर ओके। मैंने क्या बात किया था कि वायर का क्रॉस सेक्शन सेम होता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो सेम हो सकता है, बट ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वायर अपन क्या करें, जॉकी इसके ऊपर घुमा रहे तो वायर का क्रॉस सेक्शन कम भी हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के थ्रू ये जो 1 मीटर का वायर है उसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है। देखो क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी वेरी होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो वायर यूज़ करने वाले मीटर बीच में, जहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालने वाले, देखो ये एल एक्स था, ये एल आर था, एल एक्स के बीच में रेजिस्टेंस था आर ए डी, तो ये आर ए डी के बीच में का जो वायर का लेंथ है उसमें रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। तो अपन ने अगर एरिया को कांस्टेंट पकड़ा तो आर अपने कुछ अलग आ सकता है, बट एरिया को वेरी किया, मतलब ऐसे हो गया कि देखो ये वायर ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट वायर है, बट ये बीच में ऐसे ऐसे भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो वैसे ही क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो हम लोग जो रेजिस्टेंस वायर का निकालने वाले वो गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि वायर यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो पहला एरर लिखो, सोर्सेस ऑफ एरर में पहला एरर लिखो, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, लिखा। अभी सेकेंड पॉइंट लिखो, द मेजरमेंट एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट, द मेजरमेंट एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट। क्यों मालूम है, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला था एक्स अपॉन आर का फॉर्मूला जो था वो ऐसा था, एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। देखो एल एक्स और एल आर की वजह से एक्स की वैल्यू, देखो ये पता रहता है, ये पता रहता है, तो आर की वैल्यू पता रहेगी तो एक्स मिलेगा। अगर मैं एल एक्स और एल आर की वैल्यू निकालते वक्त, मतलब वैल्यू निकालते वक्त मेरे से कुछ गलती हो गई वैल्यू को नोट डाउन करने के लिए, फिर मैंने गलत रीडिंग ले ली, तो एल एक्स और एल आर अगर गलत हो गया तो एक्स और आर भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट, मतलब ये एक्यूरेट नहीं हो सकता। क्लियर है क्या, मैं जॉकी को कनेक्ट तो कर रहा हूँ बट मैं रीडिंग गलत ले सकता हूँ। तो सेकंड पॉइंट लिखो, द मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट। और थर्ड पॉइंट लिखो, अभी ध्यान दो, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप कनेक्ट किया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने शोल्डरिंग करता हूँ, यहाँ पे अगर शोल्डरिंग करता हूँ, शोल्डरिंग में आता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जब भी हम लोग शोल्डर करते हैं तो आता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस दोनों जगह पे आएगा, लेफ्ट स्ट्रिप और राइट स्ट्रिप में आएगा। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हम लोग की सर्किट में आएगा, बट हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो अपने कंसिडरेशन में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस निकल रहा है, इसलिए हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग को ये हो रहा है कि हम लोग की रीडिंग गलत आ सकती है, थोड़ी बहुत गलत आ सकती है, तो एक्यूरेट नहीं हुई। तो लिखो, the end of the metal of the wire are shouldered to the metallic strip. The end of the metallic wire are shouldered at the metallic strip where the contact resistance is developed, which is not taken into consideration. Which is not taken into consideration. यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आएगा जो कि हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। क्लियर है?
अभी आगे लिखो, ये हो गया एरर। पहला एरर था क्या, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वायर नहीं रहेगा, क्रॉस सेक्शन बदलते रहेगा। सेकंड जो एरर था वो क्या था कि जो लेंथ ऑफ दी वायर है वो हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहे। और तीसरा जो एरर था वो क्या था, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडरेशन नहीं कर रहे, सोल्डरिंग के वक्त कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आएगा बट हम लोग ऐड नहीं कर रहे। अभी मिनिमाइज एरर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज एरर करने के लिए मिनिमाइज एरर करने के लिए हम लोग पहली कंडीशन करेंगे कि जो भी नल पॉइंट आना चाहिए वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए, ये मेक श्योर करो। अगर वो नल पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो इधर का रेजिस्टेंस जो देखो यूनिफॉर्मिटी वायर है, इधर यूनिफॉर्म कम मतलब जो नॉन यूनिफॉर्मनेस इधर कम रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा, तो इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। तो हम लोग अगर सेंटर पे निकाल रहे तो वो यूनिफॉर्मिटी बैलेंस होगी दोनों साइड पे। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, पहला जो एरर था उसको हटाने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि मेरा जो नल पॉइंट होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए। तो लिखो द वैल्यू ऑफ आर, अननोन रेजिस्टेंस जो बॉक्स में था, द वैल्यू ऑफ आर is so adjusted that the null point is obtained at the middle point, of the wire, that is between 34 centimeter and 66 centimeter, that is between 34 centimeter and 66 centimeter, due to which percentage error of the measurement of Lx and Lr are minimum or nearly same, आगे नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो मैंने क्या कनेक्ट किया, यहाँ पे एक्स कनेक्ट किया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले ये एल आर था और ये एल एक्स था, बराबर है। अभी उल्टा कनेक्ट करने की वजह से ये क्या होता है एल आर और ये क्या होता है एल एक्स। इसके वजह से क्या होगा मालूम है, इसके वजह से मेरे को जो भी यहाँ पे इंटरनल रिलेशंस था वो मैं दोनों साइड में कंसिडरेशन कर रहा हूँ। मतलब ये एल आर था तो इधर शिफ्ट किया तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, मतलब जो एल आर इधर से आ गया और एल आर इधर से आ गया उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो जो भी एरर आएगा वो नेग्लिजिबल करेगा, क्योंकि देखो ये रेशंस करने के तो इधर शोल्डरिंग करने की वजह से यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट रेशन डेवलप हुआ था और इधर का कॉन्टैक्ट रेशन वो अलग हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करने की वजह से दोनों साइड के कॉन्टैक्ट रेशन को ऐड कर रहे हैं, हम लोग दोनों साइड के कॉन्टैक्ट रेशन को एवरेज निकाल रहे हैं। तो लिखो the experiment is repeated by interchanging the position of unknown relations x and known relations box r. The experiment is repeated by interchanging the position of unknown relations x and known relations box r. ओके अभी जॉकी को ना हम लोग को टैप करना है, स्लाइड नहीं करना है। देखो जॉकी टैप करेगा ना तो डिफ्लेक्शन या फिर नई डिफ्लेक्शन वो दिखाएगा। जॉकी को हम लोग स्लाइड करें तो हम लोग वो वायर को भी डिफॉर्म करने को ट्राई कर रहे हैं और वो रीडिंग बराबर नहीं आएगा। जॉकी टैप करेगा, छोड़ेगा, जॉकी को निकाल दिया तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट टूट गया। जॉकी को लगा दिया तो कॉन्टैक्ट आएगा। तो हर एक पॉइंट पे हम लोग जॉकी को टैप करेंगे, ना कि स्लाइड करेंगे। तो लिखो द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन वायर एंड not slided. We use jockey to detect whether the current is flowing through central branch. This is only obtained by tapping the jockey and not sliding. This is only obtained by tapping the jockey and not sliding. Clear है? आगे हेडिंग डालो एप्लीकेशन। The Wheatstone bridge is used to measuring values of unknown resistance which are very low in values, hence the unknown resistance of low values can be measured precisely. जितना कम रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा उतना एरर्स कम रहेगा। low resistance can be measured precisely. Second point, we can also measure the quantities such as galvanometer resistance, inductance, capacitance and impedance using Wheatstone bridge. आपको कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस ये तीन पार्ट आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं, वो आपको इंजीनियरिंग में रहता है। आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेबस है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो लिखो वी कैन ऑल्सो मेजर द क्वांटिटी सच एज गैलोमीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस यूजिंग Wheatstone bridge. आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा।
आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, देखो केल्विन्स मेथड एक नाम है वो भी है, बट वो सिलेबस में आपको अभी डिस्कस नहीं किया है, तो मैं एंड में डिस्कस करूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस करूंगा। तो आपको आई होप ये लेक्चर पसंद आएगा। और यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर में खत्म करते हैं व्हिटस्टन नेटवर्क का न्यूमेरिकल और मीटर ब्रिज का थियोरी और न्यूमेरिकल खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट, पोटेंशियोमीटर और उसका वर्किंग और उसका एप्लीकेशन दो देखेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में दो एप्लीकेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। और तीसरे लेक्चर जो रहेगा वो गैलोमीटर के ऊपर बेस्ड रहेगा, गैलोमीटर और उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद पोटेंशियोमीटर। टिल देन बाय बाय।